नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशराज पारिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वकील की कलम से। हम सभी एक सभ्य परिवार में रहते हैं और एक सभ्य समाज का हिस्सा है और प्रत्येक सभ्य समाज के अंदर पति और पत्नी के रिश्ते को काफ़ी आदर और सत्कार के साथ देखा जाता आ रहा है हमेशा से। अब वर्तमान परिवेश में पति और पत्नी के रिश्तों के विवादों की वजह से न्यायालय के अंदर वैवाहिक मामलों की संख्या में एकदम से काफ़ी बाढ़ सी आ गई है। अब ऐसे मामले हमें आमतौर पर हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे कभी कभी घर में भी देखने को मिल जाते हैं। अब न्यायालय के अंदर जब ऐसे जो वैवाहिक विवाद है वो पहुंचते हैं तो आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि एक पत्नी अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन करती है। अब जहन में सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि भरण पोषण मेंटेनेंस क्या होता है। तो अगर इसको सामान्य शब्दों में समझा जाए तो भरण पोषण का अर्थ ये लगाया जाता है कि पत्नी जब तक वाद लंबित रहता है न्यायालय के अंदर या कोई वाद का निस्तारण नहीं हो जाता तो शुरू में या अंत में अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पति से कुछ धनराशि किस्तों में ले सकती है या एक मुश्त ले सकती है। इसे ही भरण पोषण कहा जाता है और भरण पोषण की राशि से पत्नी अपनी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं उसकी अति जो आवश्यकता है उनको पूरी करती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक पति भी भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है? तो आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है और हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या एक पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है या भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है, और कर सकता है तो किस प्रकार कर सकता है। आइए चर्चा करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति और पत्नी दोनों ही भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर जबकि अमूमन तौर पर सिर्फ यही देखने को मिलता है कि पत्नियां ही भरण पोषण के लिए यानी कि मेंटेनेंस के लिए आवेदन करती हैं। आइए जाने कि कब एक पति भी भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। आसान शब्दों में समझेंगे, आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी पति जो अपने रहन सहन और आजीविकाओं के लिए अपने पत्नी पर निर्भर है तथा स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है और उसकी पत्नी की आय उससे ज़्यादा है एवं पत्नी अपने पति से बिना किसी पर्याप्त कारण के अलग रहती है, तो ऐसी स्थिति में पति अधिनियम की धारा 24 और धारा 25 के तहत अपनी पत्नी से भरण पोषण के लिए मांग कर सकता है और सक्षम माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। बशर्ते ऐसा पति जब कोर्ट में आवेदन करे तब खुद क्लीन हैंड हो, अर्थात उसकी पत्नी का अलग रहने में उस पति का कोई दोष न रहा हो, वह अपनी मर्जी से बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पति या पति के मारपीट से परेशान होकर या पति की मांगों से कोई दहेज की मांग हो गई या और कोई मांग हो गई, उससे परेशान होकर पत्नी अपने पति से अलग नहीं रह रही हो बल्कि खुद अपनी इच्छा से रह रही हो और बिना किसी पर्याप्त कारण के रह रही हो, तो ऐसा पति अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है। अब आगे चलें कि कैसे पति भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय के लिए आवेदन अधिनियम के अंतर्गत विचारणीय किसी भी आवेदन या प्रार्थना पत्र के माननीय न्यायालय के प्रथम बार प्रस्तुत किए जाने के साथ ही या उसके तुरंत बाद भी किया जा सकता है अथवा कार्यवाही के विचारण के दौरान भी किया जा सकता है। तो सेक्शन जो 24 है वो इंटरिम मेंटेनेंस की बात करता है कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए यानी कि वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय के लिए जो आप मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे वो आवेदन करने के तुरंत बाद या प्रार्थना पत्र के प्रथम बार प्रस्तुत करने के तुरंत बाद या उसके साथ ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु धारा 25 के तहत क्योंकि स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण यानी कि परमानेंट एलिमनाई एंड मेंटेनेंस के लिए आवेदन अधिनियम के अंतर्गत विचारणीय किसी भी आवेदन या
प्रार्थना पत्र के माननीय न्यायालय के द्वारा मामले के डिक्री करने से तुरंत पहले या अंतिम निस्तारण के दौरान ही किया जा सकेगा। कुछ परिस्थितियों में ऐसा आवेदन मामले में डिक्री पारित किए जाने के बाद भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 25 के तहत ये बताया गया है कि जो कि परमानेंट एलुमनाई के लिए जो एप्लीकेशन होती है मेंटेनेंस की, वो किसी भी आवेदन या जो एप्लीकेशन होती है उसके फाइनल डिसाइड होते समय ही लगाई जाती है या उससे जस्ट पहले लगाई जाती है। और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि ये जब कोर्ट डिक्री पारित कर देता है उसके बाद भी लगाई जा सकती है और मेंटेनेंस लिया जा सकता है। आप जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और धारा 25 जो कि भरण पोषण से संबंधित प्रावधानों के बारे में उल्लेख करती है, के अनुसार हमारी बेरेट लैंग्वेज क्या कहती है? धारा 24 वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय। जहाँ की इस अधिनियम के अधीन के होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि यथास्थिति पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके समान हो कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहां पर पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी यानी कि रेस्पोंडेंट को यह आदेश दे सकेगा न्यायालय कि वह अर्जीदार यानी कि एप्लीकेंट को कार्यवाही में होने वाले व्यय यानी कि जो मुकदमा करने में कार्यवाही में जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, कार्यवाही के दौरान में प्रतिवास यानी कि ड्यूरिंग द ट्रायल मंथली ऐसी राशि संदत करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी के आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो। यानी कि न्यायालय ने कहा कि न्यायालय मेंटेनेंस अर्जीदार यानी एप्लीकेंट की इनकम और रेस्पोंडेंट की इनकम और उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट है उन सभी सिचुएशंस को देख के मेंटेनेंस को डिसाइड करेगा। परंतु कार्यवाही कब है और कार्यवाही के दौरान की ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिए ये आवेदन को यथासंभव पत्नी या पति जैसी स्थिति हो पर नोटिस के तामिल से 60 दिनों में निपटाएंगे। यानी कि कोर्ट ने कहा कि ऐसी जो भी कार्यवाही होगी जो कि न्यायालय आदेश करेगा वो नोटिस की तामील होने के 60 दिनों के भीतर निपटाई जानी आवश्यक है। धारा 25 स्थायी निर्विका और भरण पोषण सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करेगा कोई भी न्यायालय डिग्री पारित करने के समय उसके पश्चात किसी भी समय यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन से किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण पोषण और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य संपत्ति को यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों की आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अनधिक अवधि के लिए संगत करे और ऐसा कोई भी समुदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी की स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो सेक्शन 25 है वो परमानेंट एलिमनाई यानी कि स्थायी भरण पोषण की बात करता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके उपधारा यानी कि सब क्लोज 1 के अधीन आदेश करने के पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो वहाँ किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो ऐसे किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपांतरित अथवा विखंडित कर सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी पत्नी की एप्लीकेशन पर पति को न्यायालय ने 10,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया। अब मान लीजिए वो जो पति है उसके इनकम वो सोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, मान लीजिए उसकी कोई लॉटरी निकल आती है तो बाद में पत्नी की एप्लीकेशन पर कोर्ट जो है वो पति को जो आदेश दिया था 10,000 रुपये मंथली देने का उसको बढ़ा भी सकता है, 15,000 भी कर सकता है, 20,000 भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। इसके अपोजिट ये मान लीजिए कि वो पति जो है वो दिवालिया हो गया तो उसके इनकम ऑफ सोर्सेज जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो
ऐसे पति के अनुरोध करने पर एप्लीकेशन पर जो श्रीमान न्यायालय है वो ऐसे मेंटेनेंस को 10,000 से कम करके 5,000 भी कर सकते हैं या और भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो सपोर्ट किया है उसके बारे में कहा गया है कि परिस्थितियों में चेंजेस होने पर न्यायालय न्याय संगत प्रतीत हो तो आदेशों में फेरफार कर सकेंगे। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है पुनर्विवाह कर लिया है, या यदि ऐसा कोई पक्षकार पत्नी है तो वह अपनी सतीर्था नहीं रह गई है, या यदि ऐसा पक्षकार पति तो उसने किसी स्त्री के साथ बाह्य विवाह मैथुन किया है तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश का ऐसी रीति में जो न्यायालय न्याय संगत समझेगा परिवर्तित कर सकेगा, रूपांतरित कर सकेगा, विखंडित कर सकेगा, चेंजेस जो भी है वो कर सकेंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारे माननीय न्यायालय है वो इस जो बात है इस विषय पर अपना क्या मत रखते हैं तो और क्या इम्पोर्टेंट उन्होंने केस लॉ दिए हैं। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट केस लॉ है वो है रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला है। मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का उद्देश्य ऐसे पति या पत्नी को सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वे खुद भरण पोषण करने में असमर्थ है। कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है उसे इस तरह का भरण पोषण प्रदान किया जाना ताकि वो उसी तरह की स्थिति में रहे जैसे कि उनके वैवाहिक घर में उन्हें आनंद दिया जा रहा था। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो केस था रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था, इसके अंदर पत्नी से पति को भरण पोषण दिलाया गया था। सबसेक्शन 2 यशपाल सिंह ठाकुर वर्सेस श्रीमती अंजना राजपूत, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला था। मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 किसी भी पक्ष को भरण पोषण के लिए एक आवेदन पत्र प्रदान करती है, बशर्ते कि ऐसे पक्ष के पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है और दूसरा पक्ष प्रदान करने की स्थिति में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो पति अपनी जीविका कमाने में सक्षम है उसे जीविकोपार्जन बंद कर देना चाहिए और पत्नी की कमाई पर निर्भर रहना शुरू कर देना चाहिए। एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से खुद को कमाई से असक्षम करता है वह दूसरे पति या पत्नी से भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जो पति है, मान लीजिए वो कैपेबल है, उसके पास अपनी स्किल्स है, एजुकेशन है जिसके बल पर वो कमा सकता है, लेकिन वो खुद चलाकर नहीं कमाना चाहता तो वो मेंटेनेंस के लिए अपनी पत्नी से सेक्शन जो 24 है 25 है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, आवेदन नहीं लगा सकता, और आवेदन करता भी है तो कोर्ट उसको मेंटेनेबल नहीं मानेगी। इसका जो सबसे 3 महत्वपूर्ण जो मामला है निर्भया वीएम वर्सेस श्री प्रसाद एनके, जो कि केरला उच्च न्यायालय का मामला है। धारा 24 के तहत किसी भी पत्नी या पति के द्वारा याचिका दायर की जा सकती है जिसके पास रोजगार नहीं है और जो मुकदमेबाजी के खर्च और वादकालीन व्यय को उठाने में सक्षम नहीं है और उसको जहां यह खर्च उसका साथी प्रदान कर सकता है वहां इस उद्देश्य के लिए पति द्वारा दायर याचिका अधिनियम की धारा 24 के शब्दों के आधार पर पूरी तरह से बनाए रखने योग्य मतलब मेंटेनेबल है। पत्नी द्वारा पति से भरण पोषण के लिए अर्जी दाखिल करने के मामले में जब तक पति यह साबित करने में सक्षम नहीं हो जाए कि वह स्थायी रूप से किसी भी आय को प्राप्त करने में सक्षम है तो उसे अपने को भरण पोषण के भुगतान से छूट नहीं दी जा सकती है। और यदि पति सक्षम है कमाने के लिए वहाँ पति को धारा 24 के तहत भरण पोषण का लाभ दिया जाना आलस्य की प्रवृत्ति को बढ़ा देना है। लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी जजमेंट था जो कि दिया गया। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो केस लॉ है वो है कमलेंद्र सावरकर वर्सेस कमलेंद्र रजार बॉम्बे उच्च न्यायालय का मामला है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि किन परिस्थितियों में पति अधिनियम की धारा 24 के तहत रखरखाव मेंटेनेंस वाले का हकदार होगा या है। मामले में यह कहा गया था कि चूंकि पत्नी रोजगार में इसलिए पति अधिनियम की धारा 24 के तहत अपनी पत्नी की आय पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकता। किसी भी विकलांगता या कमाने के लिए बाधा के अभाव में कौशल से युक्त ऐसे सक्षम व्यक्ति को भरण पोषण देने से आलस्य की भावना को बढ़ावा मिलेगा जो अधिनियम की धारा 24 की भावना के बिल्कुल विपरीत है।
इसका मतलब ये हुआ, तो कुल मिला के हम इन सभी बातों को अगर इनका निष्कर्ष निकाला जाए तो ये बात कह सकते हैं कि ऐसा पति जो कि एजुकेटेड है और जिसके पास स्किल्स है और जो इन एजुकेशन और स्किल्स के बल पर कमा कर खा सकता है, जीविकोपार्जन अपना कर सकता है, वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं है। बस वही पति हकदार है, मान लीजिए वो अपनी विकलांगता या किसी ऐसी जरूरी असक्षमता के कारण कमा नहीं पाता है और टोटली अपनी पत्नी की आय पर निर्भर करता है उसका जीविकोपार्जन, तो वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस पाने का हकदार होगा। लोग किसी भी प्रकार की लीगल कार्यवाही करने से पहले अच्छे वकील की सलाह जरूर लें। ये मैं हमेशा आपको एक पर्सनल राय देता हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर तो हो सके। आप कोर्ट से क्या रिलीफ, क्या रेमेडी चाहते हैं वो आपकी क्लियर हो सके, आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। इसलिए मैं आपको हमेशा ये एक अपनी तरफ से राय जरूर देता हूँ। तो आई होप, मैं समझता हूँ आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा कि सेक्शन 24 और 25 के तहत एक पति और पत्नी दोनों ही बहुत मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पति को भी वही अधिकार प्राप्त है जो कि पत्नी को है, बशर्ते ऐसा पति खुद क्लीन हैंड हो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। आपके अधिकारों को जानिए मेरे साथ वकील की कलम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।